नमस्कार साथियों, हमारे नए चैनल पुरुषार्थ ज्ञान कहानियों को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिस पर आपको एक से बढ़कर एक बेहतरीन धार्मिक और शिक्षाप्रद कहानियां देखने और सुनने को मिलेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस दमदार कहानी को। रमा ने राजन से पूछा कि राजन बताओ ना, हम हनीमून पर कहाँ और कब घूमने चलें। राजन ने उसे समझाते हुए कहा कि हम हनीमून पर कुछ समय बाद चलें तो कैसा रहेगा, क्योंकि अभी हमारी नई नई शादी हुई है और हमें ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, पैसे बचाने चाहिए। हनीमून पर तो हम कभी भी जा सकते हैं। रमा ने कहा कि हनीमून शादी के बाद ही जाया जाता है। राजन ने कहा कि माँ कह रही थी कि शादी के बाद हमें कुल देवी के मंदिर जाना है और फिर वहाँ से हम माँ के ननिहाल जाएंगे। इन सब कामों में ही लगभग 15-16 दिन निकल जाएंगे और वैसे भी मेरे पास ज़्यादा छुट्टियां नहीं हैं। हनीमून हम फिर कभी प्लान कर लेंगे। रमा की राजन से लव मैरिज हुई थी और ऊपर से इंटरकास्ट मैरिज भी। उसने बात को ना बढ़ाना ही ठीक समझा। रमा की सासू ने उसको समझाते हुए कहा कि बहू, हम कल बनारस जा रहे हैं, अच्छे से पैकिंग कर लेना, अच्छी भारी वाली साड़ियाँ और शादी का जोड़ा जरूर रख लेना, और हाँ, जब तेरी पैकिंग हो जाए तो मुझे बता देना, मैं आकर देखूंगी। रमा ने पैकिंग कर ली थी। तभी उसकी सहेली मेघा का फोन आया। जब उसने सारी बात सुनी तो बोली, तू फिक्र क्यों करती है, बनारस से कुछ किलोमीटर दूर ही एक बहुत सुंदर सा रिजॉर्ट है, राजन से कहकर बुकिंग करा ले। 3-4 दिन तुम दोनों अपना हनीमून वहीं मना सकते हो। तुम्हारा आने जाने का समय और खर्चा भी बच जाएगा। बहुत ही सुंदर और शांत जगह है। मेघा की बात सुनकर रमा खुश हो गई। तभी अचानक सासू जी कमरे में आई और बोली, बता देना क्या क्या रखा है। रमा एकदम से चौंक गई और कहने लगी, माँ जी ये क्या मतलब है। लेकिन सासू जी ने उसकी बात अनसुनी करते हुए उसकी अटैची खोली। हे राम, ये सलवार सूट क्यों रखी है और यह मैक्सी? हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहनते हैं बहू। कमरे के बाहर बिना साड़ी के नहीं निकलना है। और सर पर पल्लू क्यों नहीं है? हमारे यहाँ हमेशा बड़ों के सामने सिर पर पल्लू रखना होता है। ऐसा कहकर सासू जी ने अटैची से साड़ी के अलावा बाकी सारा सामान बाहर निकाल दिया। रमा बोली, माँ जी मैं सोच रही थी कि बनारस में सबसे मिलने के बाद हम दोनों कुछ दिनों के लिए वहीं पास में घूमने चले जाएंगे। सासू जी ने गुस्से में पूछा, क्या घूमने मतलब क्यों? रमा ने धीरे से बोला, जी वो हनीमून पर। सासू जी बोली, पर तुझे राजन ने बताया नहीं कि हमारे यहाँ हनीमून पर जाने का कोई रीति रिवाज नहीं है, और वैसे भी तुम हनीमून पर जाकर क्या कर लोगी? हनीमून पर जाने का रिवाज। रमा यह सुनकर हंस पड़ी। उसे लगा उसकी सासू माँ शायद उससे मजाक कर रही है। तभी सासू जी बोली, देख बहू, तुझे हमारे यहाँ के रीति रिवाजों को मानना ही पड़ेगा। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं अपने सास ससुर के पास उनकी सेवा करने के लिए ही रुक गई थी। हम दोनों पहली बार तब घूमने गए थे जब राजन और मोहिनी बहुत छोटे थे। रमा बोली, पर माँ जी अब तो हनीमून पर सभी जाते हैं। रमा की बात सुनकर सास गुस्से में बोली, हाँ बहू, सब जाते होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ हनीमून पर जाने का कोई रिवाज नहीं है, बस तू कान खोल कर सुन ले। और यह सब तुम्हारी कास्ट में होता होगा। अब तुम इस घर की बहू हो तो अब तुम्हें यहाँ के कायदे कानूनों को मानना ही पड़ेगा। रमा समझ गई थी कि राजन बहाने क्यों बना रहा था, लेकिन उसे अपनी माँ की बात याद आ गई। वह किसी प्रकार का झगड़ा नहीं करना चाहती थी। चुपचाप सासू माँ के अनुसार साड़ियाँ रखने लगी। अगले ही दिन सुबह सुबह रमा, राजन, सासू जी, ससुर जी और देवर कार से कुल देवी के मंदिर रवाना हो गए। सासू माँ पीछे की सीट पर राजन और रमा के बीच में बैठी थी। आगे की सीट पर ससुर जी थे और देवर जी कार चला रहे थे। तभी रमा ने धीरे से अपनी सास से बोला, माँ जी, आपको शायद बैठने में कोई परेशानी हो रही हो तो आप मेरी खिड़की वाली जगह पर बैठ जाइए। तभी रमा की सास उसे आंख दिखाते हुए बोली, नहीं, तुम्हारे पापा जी को अच्छा नहीं लगेगा कि तुम दोनों पास पास बैठे हो। रमा को यह सब बहुत ही अजीब सा लग रहा था। वह खिड़की से बाहर देखने लगी और बोली, राजन, वो देखो एक होटल है, क्यों ना हम वहाँ से कुछ चिप्स वगैरह ले लें। लेकिन राजन ने कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन सास बोली, बहू, हम सब खाने पीने का सामान लेकर चले हैं और तुम्हें जो कुछ कहना है मुझसे कहो।
तुम्हारे पापा जी को यह सब अच्छा नहीं लगता। रमा ने देखा कि राजन चुपचाप मुंह घुमाकर खिड़की से बाहर देख रहा था। रमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अपने पति से बात भी नहीं कर सकती। यह सोचकर रमा रुआसी हो गई। थोड़ी देर बाद उसने सासू माँ से थोड़ा हल्का फुल्का हंसी मजाक करने की कोशिश की, लेकिन सासू माँ का रूखा व्यवहार देखकर वो चुप हो गई। उसने अपने सपने में भी ऐसी परिस्थिति की कल्पना नहीं की थी। सफर थोड़ा लंबा था और रमा हमेशा से हंसमुख और बतूनी स्वभाव की लड़की थी, जो ज्यादा देर तक चुप नहीं बैठ सकती थी। उसने सासू माँ से उनके ननिहाल और वहाँ के लोगों के बारे में पूछना शुरू किया तो सासू माँ का चेहरा खिल उठा। शायद उन्हें यह बातें अच्छी लग रही थी। उन्होंने बड़े चाव से अपने परिवार के बारे में बताना शुरू किया कि तभी ससुर जी ने बड़ी कठोरता से कहा, हम बनारस में एक दिन रुकेंगे और उसके बाद हम राजन के ननिहाल जाएंगे। रमा ने उनसे पूछा, ननिहाल कहाँ है पापा जी? लेकिन ससुर जी ने कोई जवाब नहीं दिया और राजन की माँ की तरफ आंख दिखाते हुए देखा। तभी सासू जी ने रमा का हाथ दबाकर कहा, अरे पगली, ऐसे ससुर जी से बात नहीं किया करते, चुप रहो। रमा भारी साड़ी में पल्लू डालकर बैठी थी और बहुत थक गई थी और असहज भी महसूस कर रही थी। उसने सासू माँ से धीरे से कहा कि क्या हम कुछ देर के लिए कार से बाहर जा सकते हैं? तभी सासू जी ने कहा, बस कुल देवी का मंदिर अभी आने ही वाला है, कुछ देर और इंतजार करो। शाम होने को थी। भूख के मारे रमा की जान निकली जा रही थी, लेकिन सफर से पहले ही सासू जी ने समझा दिया था कि जब तक कुल देवी के दर्शन नहीं कर लेते हम कुछ खा नहीं सकते। कुल देवी का मंदिर बहुत ही छोटा सा एक शांत जगह पर एक नदी के किनारे था। ऐसा लग रहा था कि मानो बनारस के घाट पर ही पहुंच गए हैं। वहां की शांति और खूबसूरती देखकर रमा खुश हो गई। वह राजन से बात करना चाहती थी, लेकिन वो तो जैसे उससे नजरें चुरा रहा था। वह अपने पिता और भाई के साथ ही रह रहा था। सासू माँ ने कहा, रमा सुन, पीछे कमरे में जाकर अपना लहंगा पहन लेना, दर्शन करना है। लहंगा सुनकर जैसे रमा घबरा सी गई और क्या करती बेचारी। भारी लहंगा पहनकर रमा ने कुल देवी के दर्शन किए। वहां के पंडित सास ससुर के जानकार थे। सासू माँ, देवर, ससुर जी और राजन पंडित जी के पास बैठ गए। तभी रमा आने लगी तो सासू माँ ने कहा, तुम बाहर जाकर बैठ जाओ, हम कुछ बातें करके आते हैं। रमा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसको बाहर भेजा जा रहा है। वह अकेली मंदिर की सीढ़ियां उतरते हुए नदी किनारे घाट पर आ गई। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। नदी की लहरें घाट से टकरा रही थी। सूरज अस्त हो रहा था। आसमान नारंगी लाल रंग से नहाया हुआ था। बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण था, लेकिन न जाने क्यों रमा के मन में बहुत उदासी थी। वह बहुत ही तन्हा महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे राजन उसके साथ होकर भी उसके साथ नहीं है। तभी उसने घाट पर कबूतरों का झुंड देखा। कबूतर दाना खा रहे थे। रमा लगभग दौड़ती हुई वहां गई। सभी कबूतर फड़फड़ाकर उड़ने लगे। रमा ने अपने दोनों हाथ उठाकर आसमान की ओर देखा और अपनी आंखें मूंद ली। ऐसा महसूस किया जैसे किसी पिंजरे से आजाद हो गई हो। ठंडी हवाओं में उसके बाल लहरा रहे थे। उसका दुपट्टा हवा से उड़ रहा था, मानो जैसे रमा को कुछ होश ही नहीं था। अभी वह एक आजाद पंछी की भांति महसूस कर रही थी। शादी से पहले की हंसी खुशी जैसा ही महसूस कर रही थी, लेकिन ससुराल में इस तरह के अजीब व्यवहार और रिवाज देखकर उसे लगा मानो उसे एक पिंजरे में कैद कर दिया गया हो, जहां उसके बोलने, हंसने, चलने, बात करने और यहाँ तक कि खाने और सोने पर भी रोक थी। रीति रिवाजों के नाम पर उसे बांध दिया गया था। सबसे ज्यादा दुख उसे तब लगा जब राजन ने उससे लव मैरिज की थी, लेकिन शादी के बाद वह अचानक से ही बदल जाएगा सोचा भी नहीं था। नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना। रमा ने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। उसे याद आया कि जब एक इंटरकास्ट मैरिज की जाती है तो ससुराल वालों की उम्मीद असीमित हो जाती है। उसे रीति रिवाजों के नाम से बांध दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो कुछ ज्यादा ही हो रहा था। आज उसे शायद परिवार का एक सदस्य भी नहीं समझ पाया था, इसीलिए तो उसे सबके साथ बैठने नहीं दिया गया। उसका कितना मन था कि वह शादी के बाद राजन के साथ कहीं घूमने जाए, दोनों एक साथ समय बिताएं, ढेरों सारी बातें करें, लेकिन शादी के बाद से अब तक उसकी राजन से ठीक से बात तक भी नहीं हो पा रही थी। राजन ज्यादा देर कमरे में रुकता भी नहीं था, और रुकता
तो सासू माँ की आवाज आ जाती, अरे राजन क्या कर रहा है। उसे किसी ना किसी बहाने से बाहर बुला लेती। सास ने रमा को समझाया कि हमारे यहाँ पर सबके सामने पति से बात नहीं करते हैं और सास ससुर के सामने बैठते भी नहीं हैं, साथ में खाना भी नहीं खाते हैं। यह सब रमा को बहुत ही अजीब लग रहा था। और तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है, ऐसे कैसे खड़ी हो। सासू जी की कड़क आवाज सुनकर जैसे नींद से जागी, जल्दी से उसने अपना दुपट्टा संभाला। सब लोग ननिहाल पहुंचे। रमा ने सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सभी ने रमा की तारीफ की। सासू माँ ने उसे पहले ही समझा दिया था कि हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा बात नहीं करती है। रमा बिल्कुल चुप थी। जैसे सासू माँ कह रही थी वैसे वैसे करती जा रही थी। मुझे लग रहा था कि जैसे वह एक कठपुतली हो। राजन के ममेरे भाई की पत्नी ने कहा, भाभी जी आप मेरे कमरे में आकर सो जाएं। मम्मी लोग दूसरे कमरे में सोएंगे और राजन भैया इनके साथ सो जाएंगे। रमा को बहुत आश्चर्य हुआ और वो कमरे में आ गई। रमा ने धीरे से पूछा, आपका नाम पूछ सकती हूँ। मेरा नाम आशा है, तुम मुझे आशा भाभी कह सकती हो। रमा बोली, मुझे चेंज करना है और अपने सूटकेस से सलवार सूट निकालने लगी, जो कि उसने बाद में सासू माँ से छुपाकर अटैची में रख दिया था। रमा भाभी, अगर बुआ जी ने देख लिया तो बहुत नाराज होंगी। मैं आपको एक हल्की साड़ी दे देती हूँ, आप उसे पहन लीजिए। रमा को बड़ा आश्चर्य हुआ। रात को सोते समय भी मैं अपने आराम के अनुसार कपड़े नहीं पहन सकती, पर उसने चुप रहना ही ठीक समझा। रमा ने पूछा, एक बात पूछूं आशा भाभी कि आप अपने हनीमून पर गई थी क्या। आशा भाभी ने कहा कि हम शादी के कुछ महीने बाद इनके एक दोस्त के यहाँ शादी में गए थे और वहीं से हम 2 दिन के लिए पास में ही माउंट आबू चले गए थे। तुम इसे ही हनीमून कह सकती हो। रमा को बड़ा आश्चर्य हुआ। आशा भाभी समझ गई थी कि रमा के मन में क्या चल रहा है। उसने कहा, तुम लोगों को जब भी मौका मिले राजन भैया से बात करना और घूमने चले जाना। अगले दिन सुबह सुबह आशा भाभी ने रमा को जगाया। रमा भाभी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, बुआ जी आती ही होगी। रमा ने समय देखा तो 5 ही बजे थे। क्या कहती तैयार होने चली गई बेचारी। 6 बजे करीब सासू माँ ने दरवाजा खटखटाया और रमा को तैयार देखकर खुश हो गई। बोली, हम एक दिन और यहीं पर रुकेंगे। राजन के ननिहाल में अभी नहीं जा रहे हैं, कुछ दिनों बाद जाएंगे। राजन के पापा ने कहा है। रमा को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई थी। वह राजन से बात करना चाहती थी, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। उसने आशा भाभी से अपने मन की बात कही। आशा भाभी ने राजन को बुलाया और रमा ने उन्हें हनीमून पर जाने का प्लान बताया। राजन ने कहा, मम्मी पापा मना कर देंगे। आशा भाभी बोली, क्यों ना हम लोग भी चलते हैं, तब तो तुम दोनों को मना नहीं करेंगे। कल उन लोगों को वापस लौटने दो, तुम लोग यहीं रुक जाओ। रमा ने बहुत उम्मीद भरी नजरों से राजन की ओर देखा। राजन ने सिर हिलाकर सहमति जताई। रमा मानो खुशी से उछल पड़ी, लेकिन बात इतनी भी आसान नहीं थी। आशा भाभी ने एक उपाय बताया था, जिसके बाद राजन अपनी माँ से बोला, माँ मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग यहीं रुक जाते हैं और बड़ी बुआ जी के यहाँ भी मिलाते हैं। 3-4 दिन में हम वापस आ जाएंगे। क्योंकि राजन भी जानता था कि माँ अपनी बड़ी ननंद के यहाँ जाने से कतराती है और पापा तो अपनी बहन के यहाँ बिन बुलाए जाते ही नहीं हैं, क्योंकि वह खुद को लड़की वाले हैं ऐसा मानते हैं। ऐसी उनकी सोच है। अगले दिन सास ससुर और देवर वापस घर को रवाना हो गए। राजन ने बड़ी बुआ जी के यहाँ फोन करके कहा कि अचानक से उसे अपनी कंपनी में जरूरी काम आ गया है, तो वह रमा को लेकर नहीं आ पाएगा। रमा बहुत खुश थी। आशा भाभी जी के 3 नटखट बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी वह खुश थी कि राजन के साथ आसानी से बात कर पा रही थी, हंस रही थी। इसे हनीमून तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन रमा दिल से बहुत खुश थी। इतने में ही राजन की मोबाइल की घंटी बजी। फोन पर सासू माँ थी। बुआ के यहाँ पहुँच गए क्या? नहीं माँ, अचानक से ऑफिस से फोन आ गया था, इसलिए मैं सीधे वहीं जा रहा हूँ। 3-4 दिन बाद हम लौट आएंगे। राजन की शक्ल की पूरी रंगत उड़ी देखकर रमा समझ गई कि राजन को अच्छी डांट पड़ रही है, लेकिन अब सासू माँ के बस में कुछ नहीं था। प्रेम के 2 पंछी हनीमून पर जाने के लिए उड़ पड़े थे। साथियों, आज भी हमारे समाज में कुछ परिवार ऐसे हैं जो पुराने रीति रिवाजों के नाम पर अपनी बहू को बंधनों में बांध देते हैं। आज भी उसे एक बाहरी इंसान ही समझा जाता है,
उसे दिल से एक सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है और उस पर रीति रिवाजों के नाम पर इतनी रोक लगा दी जाती है कि वह एक बंद पंछी की तरह महसूस करती है। और इंटरकास्ट मैरिज में तो रीति रिवाज सिखाने के नाम पर सबसे ज़्यादा बंदिशें लगा दी जाती है। शुरू का समय पति पत्नी के लिए आपस में एक दूसरे को जानने समझने का समय होता है। हनीमून तो एक बहाना होता है जिसमें एक नए रिश्ते में बंधे पति पत्नी एक दूसरे को समझते हैं, दोस्त बनते हैं, हम सफ़र से हम कदम बनते हैं, साथी बनते हैं। आखिर में रमा ने हमारे यहाँ हनीमून पर जाने का रिवाज नहीं है, इस रिवाज को एक मीठे से झूठ से बदल ही दिया। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और हाँ साथियों, हमारे नए चैनल पुरुषार्थ ज्ञान कहानियों को भी जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।